17 अक्टूबर को होने वाले बदकम्मा फेस्टिवल के पेश नजर रियासत भर में 9 अक्टूबर से साड़ियों की तकसीम का अमल शुरू हो जाएगा। वज़ीर हैंडलूम और टेक्सटाइल इंदिरा किरण रेड्डी ने बताया कि कोविड-19 के चलते ये साड़ियां मुस्तहिक खवातीन को उनके घर तक पहुंचाई जाएंगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। 17 अक्टूबर को होने वाले बदकम्मा फेस्टिवल के पेश नजर रियासत भर में 9 अक्टूबर से साड़ियों की तकसीम का अमल शुरू हो जाएगा। वज़ीर हैंडलूम और टेक्सटाइल इंदिरा किरण रेड्डी ने बताया कि कोविड-19 के चलते ये साड़ियां मुस्तहिक खवातीन को उनके घर तक पहुंचाई जाएंगी। वज़ीर मौसूफ ने दीगर रियासती वज़रा खेटी रामाराव, सबिता इंदिरा रेड्डी और सत्यवती राठौर के हमरा हरिता प्लाजा होटल में डिस्प्ले की गई साड़ियों का मुशाहिदा किया। डायरेक्टर टेक्सटाइल शैलजा रामायर और दूसरे ओहदेदार भी उनके हमरा थे। वज़ीर हैंडलूम और टेक्सटाइल इंदिरा किरण रेड्डी ने बताया कि रियासती हुकूमत सफेद राशन कार्ड रखने वाले 18 साल की उम्र के जायद खवातीन में 1 करोड़ साड़ियां तकसीम करेगी। इस पर 317 करोड़ 80 लाख रुपए का खर्च आएगा। నేత ఇప్పుడు అన్ని జిల్లాల నుంచి వచ్చినటువంటి మహిళా మనులతో ఇంటరాక్షన్ కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది. ఇప్పుడు సార్ గారు మీతో మన మంత్రివర్యులు మహిళా మనులతోటి ఇంటరాక్షన్ కార్యక్రమం కొనసాగుతుందండి. నేను మాట్లాడి తర్వాత ఇంపాక్ట్ వారి అమూల్యమైనటువంటి సందేశాన్ని మనల్ని కార్యోన్ముఖుల్ని చేసే విధంగా ఇస్తారని ఆశిస్తూ ఒకసారి ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించవలసిందిగా సార్ను కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు. सदर मजलिस और पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने 3 ज़रई बिलों की मंजूरी को गैर कानूनी करार दिया और कहा कि राज्यसभा में अक्सरियत न होने के बावजूद हड़पों के दौरान मंजूरी का दावा किया जा रहा है। असद अवैसी ने कहा कि ज़रई क़वानीन की समाज के तमाम तबकात मुखालिफत कर रहे हैं। बीजेपी के देरीना रफीक और इत्तेहादी शिरोमणि अकाली दल ने ज़रई क़वानीन की मुखालिफत करते हुए NDA से अलहदगी अख्तियार कर ली। बिहार में उनके इत्तेहादी जनता दल यू और उसके चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने भी अपनी नाखुशी का इजहार किया है। हद तो यह है कि RSS भी की मुखालिफत कर रही है। देखना होगा कि वज़ीर-ए-आज़म किस तरह RSS को खामोश करवाएंगे। सदर मजलिस ने वज़ीर-ए-आज़म को चैलेंज किया कि वो पंजाब और हरियाणा का दौरा करके दिखाएं। उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि अवाम किस तरह इस बिल के खिलाफ हैं और किस तरह उनमें गम व गुस्सा पाया जाता है। बैरिस्टर अवैसी ने बिहार के असेंबली चुनाव में मजलिस के हिस्सा लेने की फैसले की मदाफत और कहा कि हम बीजेपी को जिताने नहीं बल्कि मजलिस को कामयाब बनाने की खातिर हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने मथुरा की ईदगाह मस्जिद से मुतालिक तनाज़े पर कहा कि इस पर हिंदुओं का दावा गलत है। अब 1991 के उस माहदे और हलफनामे के बगैर है जिसमें हुकूमत ने कहा था कि वो मस्जिद किसी इबादतगाह पर अपना इज्तिहा पेश नहीं करती। बाबरी मस्जिद का फैसला आए वक्त उन्होंने मथुरा और काशी का मसला उठे जाने का इशारा दे दिया था क्योंकि उन्हें मालूम था कि बीजेपी सियासी फवायद हासिल करना चाहती है। बैरिस्टर अवैसी ने उत्तर प्रदेश में एक दलित खातून और मोइनाबाद में एक और लड़की की अस्मत रेजी के वाक़े पर तबसरा करते हुए कहा कि जब तक मुल्क के मर्द लोगों के गंदा जहन की सफाई नहीं की जाएगी अस्मत रेजी के वाक़यात को रोकना मुश्किल होगा। उन्होंने सख्त क़वानीन और सजाओं के जरिए ऐसे शैतानों में डर और खौफ पैदा करने की जरूरत पर जोर दिया। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री ने ये जो बिल पार्लियामेंट में लाए थे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरा ये है कि प्रधानमंत्री ये भूल रहे हैं कि उन्हीं के बरसों पुरानी उनके एक साथी शिरोमणि अकाली दल उनका साथ छोड़कर चले गए इसी बिल को की बुनियाद के ऊपर, किसानों के इस मसले के ऊपर। तीसरा ये है कि JDU जिसके साथ BJP इलेक्शन लड़ रही है बिहार में, वो भी इस पर अपनी नाखुशी का इजहार किया। चौथी बात जो प्रधानमंत्री मोदी देश को नहीं बता रहे हैं कि किस तरह राज्यसभा में उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी तो वहाँ पर ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए उन्होंने इस बिल को पास करवाया। सारे देश देख रहा था कि ये कहा गया कि मेंबर्स अपनी जगह पर नहीं, मेंबर्स राज्यसभा में मेंबर्स अपनी जगह पर थे, मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया। तो हर एतबार से प्रधानमंत्री का ये जो कानून उनकी सरकार ने बनाया इसका किसान को फ़ायदा पहुंचाना मकसद नहीं है बल्कि जो कॉरपोरेट लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री से बड़े करीबी उनके ताल्लुकात हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये बिल को पार्लियामेंट में लाकर बावजूद इसके कि उनकी सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं थी राज्यसभा में, उन्होंने उसको पास करवाया। सर ये आपको क्या लगता है जब इतना बुरा है ये बिल तो
कृषि प्रधान एक तरह से स्टेट है बिहार, जहां आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में, आपको लगता है कि उसका खामियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा? नहीं, बीजेपी आरएसएस, बीजेपी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो आरएसएस है। आरएसएस के जो किसान उनका संघ का जो हिस्सा है वो इसका विरोध कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री उनको समझाए ना। प्रधानमंत्री के आरएसएस को नहीं समझा सकते। अगर प्रधानमंत्री वो बनते हैं तो आरएसएस की वजह से, तो आरएसएस को समझाएं। इससे ये बात साफ जाहिर हो रही है कि हर सेक्शन इस जो उन्होंने बनाया उसका विरोध कर रहा है, उसका अपोज कर रहा है। सर, ये कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल पार्टियां वो कर रही हैं, किसानों में क्या आपको लगता है वाकई इस बिल को लेकर गुस्सा है? तो आप एक काम करिए ना, प्रधानमंत्री को जरा पंजाब जाने के लिए बोलिए, हरियाणा जाने के लिए बोलिए। और हरियाणा का चीफ मिनिस्टर क्यों कह रहा है कि बाहर के लोग क्यों नहीं आ सकते? ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, एक के बाद एक गलती कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इस तरह का ट्वीट करके अपनी बेबसी और अपनी परेशानी का इजहार कर रहे हैं, अपने फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे हैं, बड़ी तरह एक्सपोज हो रहे हैं देश के सामने। सर, आपने एक ट्वीट किया है बिहार इलेक्शन को लेकर ईवीएम और ये सब चीजें, क्या कहना क्या चाह रहे हैं? कहना हम यही चाह रहे हैं कि जब कभी भी इलेक्शन आते हैं, हमारी पार्टी इलेक्शन लड़ती है, डेमोक्रेसी में हम लोग भरोसा है और डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए हम इलेक्शन लड़ते हैं और अपने हकूक़ को हासिल करने के लिए, अपने राइट्स को हासिल करने के लिए। तो अचानक ये सेकुलर पार्टीज़ जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं मगर प्रैक्टिकली नहीं है, वो हम पर इल्ज़ाम लगाते आए हैं कि बी टीम है, फलां टीम है। हर डेटा इस बात को प्रूव करता है कि एमआईएम के कंटेस्ट करने से बीजेपी को फ़ायदा नहीं हो रहा है, बल्कि एमआईएम को फ़ायदा हो रहा है। और सेकुलर पार्टीज झूठा इल्ज़ाम लगाती हैं, एम्पिरिकल डेटा है। बिहार में हम लोग एक पार्लियामेंट की सीट पर लड़े और वहाँ पर बीजेपी नहीं जीती, कांग्रेस जीती। और पूरे सीटों पर, बाकी सीटों पर एनडीए कामयाब हो गई। तो हमको बताइए ये कांग्रेस आरजेडी वाले कि भाई आप क्यों नहीं हरा सके बीजेपी को वहाँ पर? हम तो एक ही सीट लड़े। महाराष्ट्र में हम एक सीट लड़े, औरंगाबाद में, वहाँ पर इम्तियाज़ जलील ने 22 साल के एमपी शिवसेना के को हरा दिया। और फिर कांग्रेस एनसीपी शिवसेना के साथ गोद में बैठ गई है, पावर शेयर कर रहे हैं। वो क्या सेकुलरिज्म है? आप मंदिर निर्माण के लिए आप ईंट भी जाते हैं, वो सेकुलरिज्म है? ये सब इनकी हिपोक्रेसी है और देश इसको देख रहा है। और मुझे यकीन है कि अब के बार बिहार के इलेक्शन में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और इनका सेकुलरिज्म, एक इनका हिपोक्रेसी है, बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। बाई इलेक्शन हम जीतते हैं, वहाँ बीजेपी को हराते हैं किशनगंज की। तो ये इनकी बौखलाहट है और दिक्कत आ रही है। जिले मेदक के असम्बली हल्के दुबक में ज़िमनी चुनाव 3 नवंबर को होंगे, जबकि 10 नवंबर को नताइज का ऐलान होगा। हुक्मरान जमात टीआरएस के एस रामलिंगा रेड्डी के देहांत के सबब यहाँ ज़िमनी चुनाव नागुज़ीर हो गए थे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 9 अक्टूबर को एलामिया जारी किया जाएगा और 16 अक्टूबर तक पर्चे नामजदगियां दाखिल की जा सकेंगी। 17 नवंबर को पर्चे जब्त की तनखी होगी और 19 अक्टूबर नामजदगियां वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने आज शाहीन नगर, उस्मान नगर, रॉयल कॉलोनी और उसके अतराफ अकनाफ इलाकों का दौरा किया और हालिया बारिश से अवाम को जिन मसाइब का सामना पड़ा उसका जायजा लिया। उन्होंने बताया कि नशेबी इलाकों में पानी आ जाने के बाद कई मकीनों को मुख्तलिफ शादी खानों और कम्युनिटी हाउस में मुंतकिल करना पड़ा। उन्हें खाने पीने की अशिया भी फराहम की गई थी। इस दौरे में जिला रंगरेड्डी के जॉइंट कलेक्टर प्रकाश जैन, मुतल्लिका तहसीलदार और कॉर्पोरेटर्स भी उनके हमरा थे। ये शाहीन नगर इलाके में आज से 4 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसकी वजह से बहुत सारे आबादियों में पानी घरों में घुस गया, खुसूसन उस्मान नगर, रॉयल कॉलोनी, उसके अतराफ अकनाफ के कॉलोनियों में। और यहाँ के लोगों को मजलिस की तरफ से चेयरमैन साहब खाने का इंतजाम करे। तकरीबन कमर बराबर पानी था, पानी में उतर के घरों में जाके खाने का सामान तकसीम करे, फिर शादी खानों में उनके क़याम का ताम का इंतजाम करे। मेरा 3-4 दिन से चेयरमैन साहब उनके साथ पूरे कॉरपोरेटर्स इमदादी कामों में मसरूफ थे। नकीब मिल्लत असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर कल कलेक्टर रंगारेड्डी से मैं बात किया जाके उनको तवज्जो दिलाई। वैसे आरडीओ और एमआरओ के जरिए वो भी बाखबर थे यहाँ के कामों से। उनको दरख्वास्त किया कि आप आके दौरा करें। चुनाचे वो
जॉइंट कलेक्टर साहब को यहाँ पे भेजे तो तफसील से उस्मान नगर दीगर मकामात का दौरा करे। तो हमारी तजवीज़ ये है कि जिस कॉलोनियों में पानी की निकासी का इंतज़ाम नहीं है, आउटलेट का इंतज़ाम नहीं है, वहाँ पर आउटलेट के लिए एस्टीमेट बनाएं, गवर्नमेंट से मंजूरी हासिल करके यहाँ के लोगों को राहत पहुँचाएंगे। सिर्फ एक इलाका है उस्मान नगर का जहाँ पर कोई आउटलेट नहीं है, पानी जाने का कोई रास्ता नहीं है। 2006 में पानी आया, 5 में आया, 10 में आया, उसके बाद अब आया पानी। पहले तो बारिश कम हो रही थी, लेकिन अब की बारिश पूरे मुल्क में हर जगह अच्छी हुई। अब पानी आया और बहुत सारे घर पानी में पूरे डूब गए, लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ, सामान डूब गए उनके, और घर खाली करके फंक्शन हॉलों में रिश्तेदारों के पास चले गए। तो हमारा मुतालबा ये है कि जहाँ जहाँ तालाबों में आउटलेट का इंतज़ाम है, रास्ता मिल सकता है, उसके एस्टीमेट बना के वो काम करा दिए गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत बेहतर होगा। हमारा काम एस्टीमेट बनाना है और सर साहब इंशाल्लाह गवर्नमेंट से मंजूरी लेके काम कराएंगे। हमारी कोशिश है कि जितने गरीब लोगों को नुकसान पहुंचा, आइंदा बारिश में उनको ऐसा नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। गरीब लोग हैं, लोगों के धोखे में आके सस्ते में ज़मीना लोग बेच देते और वे लेके वो लोग बना लेते, लेकिन बाद में आके उनके ये मसाइल सामने आते जिसका उनको अंदाज़ा नहीं था। बहरहाल हम मसाइल को हल करेंगे, यहाँ के लोगों को राहत पहुँचाएंगे, सहूलत पहुँचाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कलेक्टर रंगारेड्डी और हमारे जॉइंट कलेक्टर साहब इस सिलसिले में गरीबों की हमदर्दी के लिए एक रिपोर्ट तैयार करके गवर्नमेंट को देंगे। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब इसकी हल करने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे। इस मौके पर यहाँ के चेयरमैन, उनके कारपोरेटर पूरे के पूरे साथ रह के रहनुमाई कर रहे हैं। उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो 4-5 दिन से इस इलाके में काम कर रहे हैं गरीबों की हमदर्दी के लिए। इंशाअल्लाह आप अपने कामों को जारी रखिए। जमात और जमात के सदर आपके साथ हैं, आपके मसाइल को हल। रियासती हुकूमत की तरफ से रिवेन्यू खवानीन की मंजूरी और औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ जियो की इजराई पर उलमा, मशाइखीन और मसाजिद के अइम्मा किराम ने सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से मुलाकात करके उनकी गुलपोशी की। मोहम्मद सलीम ने बताया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने औकाफी जायदादों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने का जो इक़दाम किया है वो अपनी आप एक नज़ीर है। मोहम्मद सलीम की गुलपोशी करने वालों में मौलाना सैयद शाह असदुल्ला हसन अल साबरी मुल्तानी, मौलाना सैयद शाह फजुल्ला शाह कादरी अल मूसवी, मौलाना इरफानुल्लाह शाह नूरी, मौलाना डॉक्टर हाफिज मोहम्मद मस्तान अली खादरी, मौलाना हाफिज नदीम अहमद बख्श, मौलाना अहमद कामरानी, मुफ्ती अब्दुल रहीम खादरी, मौलाना तनवीर पाशा खादरी और गुलाम रब्बानी मुतवल्ली शामिल हैं। रियासती जमीयत उलमा के सदर और साबिक MLC हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने मोइनाबाद में एक लड़की की अस्मत रेजी के वाक़े की मजम्मत। उन्होंने कहा कि दरिंदा सिफत आदमी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस लड़की के कत्ल को खुदकुशी बताने की कोशिश कर रही है, चुनाचे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को मंजूरियाब पर लाना होगा। शब्बीर अहमद ने कहा कि साइबराबाद पुलिस ने डीशा केस में बड़ी फुर्ती का मुजाहरा किया था, लेकिन इस केस में सुस्त रवैया इख्तियार की गई और अस्मत रेजी के मुलजिम मधु यादव को गिरफ्तार करने में पूरे 4 दिन लगा दिए गए। उन्होंने कहा कि अगर अवामी एहतजाज में शिद्दत पैदा न होती तो पुलिस इस केस को भी कोई अहमियत नहीं देती। मोइनाबाद में एक कमसिन लड़की के साथ जो सलूक हुआ, उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया, उसके लिए हम रियासती जमीयत उलमा मुकम्मल इंसाफ की मुतालिबा करती है। पुलिस ने पहले दफ़ा जो है रेप का और मर्डर का दिया था, उसके बाद चेंज करके उसको जो है ना बदल दिया गया। इस रियासत के अंदर ये चीज़ें नहीं हो रही थी, किसी हाल पे नहीं हो रही थी। तेलंगाना जो है महफूज था। नॉर्थ के अंदर ये चीज़ें हो रही थी और उनको सजाएं भी हो रही थी बास को नॉर्थ के अंदर, लेकिन यहाँ पे जो है ना ये शुरुआत हुआ है वो भी रूलिंग पार्टी की जानिब से। रूलिंग पार्टी के एक जो है ना आदमी था और उसके लिए पुलिस जो है उसको नरमी बरत रही है।
اور وہ اس کے خلاف جو ہے مقدمہ جو صحیح داخل کرنا ہے وہ داخل نہیں کر رہی. مرڈر کا اور ریپ کا کیس داخل کرنا چاہیے, نربھے کیس داخل کرنا چاہیے, اس کے خلاف ہونا چاہیے اس کو. ایک جو ہے بمبئی کے اندر ایک فلم اسٹار کا جو ہے پھانسی لے لیتے راجپوت, اور اس کو جو ہے نا پھانسی لینے کے بعد بہار کو حکومت اٹھتی ہے, سینٹرل حکومت اٹھتی ہے, اور اس کو جو ہے نا سی بی آئی سے اور جو ہے نا ایس آئی ٹی سے اور مختلف جو ہے اس سے جو ہے مختلف جو ہے ایجنسیوں سے اس کے جو ہے نا انکوائری کرتی ہے, اور تمام کو گواہوں کو طلب کر کے اس کو باضابطہ جو ہے وہ طلب کر کے اس کو جو ہے نا اس کے شواہد جمع کرتی ہے, وہ کس طرح وہ پھانسی لیا, واقعی پھانسی لیا یا لوگ دیے. یہاں تو کھلم کھلا ایک جو ہے نا بے قصور لڑکی کو اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا تھا, اس کے بعد پھر قتل کر دیا گیا, اس کے لیے انصاف کہاں ہے؟ میں سی ایم صاحب سے اور کمشنر صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں, پرزور مطالبہ کرتا ہوں, اس کی تحقیقات کریں, ہر زاویے سے ہر اینگل سے اس کی تحقیق کریں, اور تحقیق کر کے عوام کے سامنے اس کو لائیں. اور کسی غلطی ہے, کون غلطی کرا, یہ نہیں ہے کہ رولنگ پارٹی کا کوئی آدمی ہے اس کے لیے یا کوئی بڑا آدمی ہے اس کو بچانے کی کوشش نہ کرے, بلکہ اس کو سخت سے سخت سزائیں دے. ریاستی جمعیت علماء یہی چاہتی ہے کہ یہ اس کو جو ہے نا سخت سے سخت سزائیں دے, ورنہ ہم جو ہے آئندہ کیا کریں گے اس معاملے میں سوچیں گے. اگر جو ہے نا حکومت اور پولیس, راجندر نگر کی پولیس اگر صحیح تحقیق نہیں کرے اور اس کو تحقیق کو آگے نہیں بڑھائیں گے تو ہم آگے کیا کرنا ہے اس کو سوچیں گے. علماء بیٹھیں گے, علماء بیٹھ کے ریاستی جلمہ سوچیں گے آخر کیا کرنا ہے ہمیں, اور یہ بھی جو بھی کرنا ہم انصاف مانگتے ہیں, اور اس لڑکی کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے, اور اس لڑکی کے خاندان کو انصاف ملنا چاہیے. اس کو جو ہے نا جس کی چھوٹی بہن ہے اس کو جو ہے سرکاری نوکری ملنا چاہیے, اور ان کو جو ہے نا کم سے کم 25 لاکھ کا معاوضہ دینا چاہیے. یہ ریاستی جمعیت علماء کا مطالبہ ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے مطالبات کو جو ہے نا فوراً جو ہے عمل کریں, ورنہ ہم سوچیں گے آگے ہم کو کیا کرنا ہے. بس. ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز. اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت, آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجیے. ہمارے یہاں برانڈڈ کمپیوٹرز, ڈیل, ایچ پی, لینووو, لیپ ٹاپ ایکسیسریز عمدہ کوالٹی نہایت ہی واجبی دام پر دستیاب ہے. اسکول, کالج, کارپوریٹ آفس وغیرہ میں بلک کوانٹٹی میں سپلائی کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئر کی سہولت بھی موجود ہے. اگر آپ اپنے گھر, دکان, سوسائٹی, اسکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ڈی کلیئرٹی کے ساتھ دستیاب ہے. گزشتہ 10 سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز, وجے نگر کالونی beside ریان ہوٹل حیدرآباد. ڈائریکٹر سید راشد علی. فون 9849715954. ٹاپ سلیکشن.